हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड नवोदय आदर्श उत्तर सेट ए कक्षा 10वीं सब्जेक्ट साइंस विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। विज्ञान में किस तरह के प्रश्न एग्जाम पर पूछे जाएंगे, आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट पर सजेस्ट कर सकते हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप किस तरीके से कमेंट करते हैं और उनका रिस्पॉन्ड हम किस तरीके से करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोई भी क्वेश्चन पर कंफ्यूजन आए, जो टॉपिक समझ में नहीं आता है आपका साइंस में, वो आप कमेंट पर मैसेज जरूर करें। तो पहला प्रश्न है, मानव निर्मित परितंत्र है। मानव निर्मित परितंत्र है मैन मेड इकोसिस्टम इज फॉरेस्ट, पॉन्ड, एक्वेरियम, लेक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्वेरियम होगा। क्यों होगा एक्वेरियम? वन, तालाब और झील एक पारिस्थितिक परितंत्र होता है, प्राकृतिक परितंत्र होता है, जबकि मछली का जो घर होता है ह्यूमन मेड कृत्रिम पारितंत्र होता है, आर्टिफिशियल होता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड फाउंड एन एप्पल? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। मैलिक एसिड पाया जाता है सेब में। टार्टरिक एसिड पाया जाता है इमली में। सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से आपको माइंड को भी लगाना है ताकि आपके सारे आंसर्स भी पता होना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो द्रवों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन के द्वारा होता है। ठोसों में जो होता है ऊष्मा का संचरण वो कंडक्शन के द्वारा होता है। जहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो रेडिएशन के द्वारा होता है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से तैयार करें ताकि आपको उसके और भी क्वेश्चंस आते हैं वो हल हो पाए, आसानी से बन जाए। मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा से लक्षणों का चयन कर जीवों में परिवर्तन लाने की क्रिया प्रजातिकरण, अनुकूलन, कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न इच्छा के अनुसार बोला है, यानी कि मानवीय इच्छाओं के द्वारा परिवर्तन लाना क्या कहलाएगा? आपका कृत्रिम चयन कहलाएगा। फिर आपका एसिटिक एसिड का IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आना चाहिए। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। यहाँ पर कार्बन आए हैं 2 बार, 2 कार्बन के लिए यूज़ किया जाता है एथ, उसके बाद आ जाएगा N। फिर आपका COOH फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह के लिए क्या आता है? आपका नेम यूज़ किया जाता है ओइक एसिड। अगर हिंदी मीडियम लिख रहे हैं तो इसका आएगा ओइक अम्ल आएगा। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, तंत्रिका कोशिका की वह संरचना में यह नहीं पाया जाता। दिस इज नॉट फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। डेंड्राइट पाया जाता है, केंद्रक भी होता है, एक्सॉन होता है। सेलुलोज की कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है, आपने चित्र में देखा होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड, पैराथायराइड ग्लैंड, अग्न्याशय, एड्रिनल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज आएगा। अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन स्त्रवित होता है जो रक्त की शर्करा को, शुगर को नियंत्रित करता है। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 8th नंबर का, एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर 3 सेंटीमीटर ऊपर उठाने से अक्षर कुछ बड़े तथा सीधे दिखाई देते, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब तभी बनते जब वस्तु 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अंदर हो, अतः फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी होगा, 3 सेंटीमीटर से अधिक। एक गाय घास खाती, उसका गोबर ईंधन के रूप में काम आता है, यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या है? खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है, पदार्थों का चक्र है, जीवन चक्र, साइकिलिंग ऑफ मैटर है। गाय से घास से गाय और गोबर से ईंधन बनना पदार्थों का एक रूप से दूसरे रूप में क्या है? चक्रीय प्रवाह को प्रदर्शित करता है। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर, रासायनिक पदार्थों जो जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, फेरिक क्लोराइड नहीं है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में भी हो सकता है,
कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसमें कैल्शियम तो आएगा लेकिन यहाँ पर दो जगह पर ऑप्शन में कैल्शियम दिख रहा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। विरंजक चूर्ण को ही प्रयोग किया जाता है जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए। फिर आपका अगला प्रश्न आ जाता है, एक अंक वाले ही प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर टॉर्च का जलना रासायनिक ऊर्जा का डैश ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसमें आ जाएगा आपका प्रकाश ऊर्जा। तो टॉर्च सेल में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा मुख्य रूप से प्रकाश ऊर्जा, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा भी लिख सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा की जगह पर आप ऊष्मा भी लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न आ जाता है, C2H2Cl में क्रियात्मक समूह। अधिकतर जो क्रियात्मक समूह आपको देखने को मिलेगा, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बाद जो जुड़े होंगे वही आपका क्रियात्मक समूह बन जाएगा। तो यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा क्लोरीन, जो हैलोजन समूह का सदस्य है। तो यहाँ पर आ जाएगा हैलोजन ग्रुप का। फिर है आपका अगला जो प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी से क्रिया करके कठोर होकर डैश बनाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए, आपका आंसर क्या होगा, जिप्सम होगा। क्यों होगा जिप्सम, बात करते हैं यहाँ पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम, जिसका फॉर्मूला भी आपको अगर याद है तो इसके भी आपको नंबर मिल जाएंगे। CaSO4 2 टाइम्स H2O होता है। जिप्सम लिखे चाहे आप केमिकल फॉर्मूला लिखें, दोनों ही सही हैं। फिर आपका अगला बात करते हैं यहाँ पर, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आधी, हाफ होती है। तो ये संबंध पढ़ा होगा, गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, जिसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या r से प्रदर्शित करते हैं, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है F = R/2 होता है। आपको ये फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। फिर आपका अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, थायराइड ग्रंथि डैश हार्मोन निर्माण करती है। कौन सा निर्माण करती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। थायराइड है तो ये यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है, थायरॉक्सिन याद रखेंगे, थायरॉक्सिन। इस तरीके से इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको तैयार बिल्कुल हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए रहना है, ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक लाना है। यहाँ पर आपको 1 मार्क्स के जो 15 क्वेश्चंस होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर आपका आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स के लिए रहेगा। वो क्वेश्चंस किस तरीके से बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार तैयार करें। कितना 30 वर्ड पर आपको 2 वर्ड के आंसर लिखना है, लगभग 3 से 4 लाइन पर आपको सटीक आंसर देना है। सटीक वर्ड होना चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इसके घटकों के नाम लिखिए। व्हाट इज एन इकोसिस्टम, नेम इट्स कंपोनेंट्स। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तंत्रिका। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पर सेट पर जो आएगा, ABC सेट देखने को, कोई ना कोई एक सेट पर देखने को जरूर मिलेगा। तंत्रिका तंत्र के कार्य बताना है। राइट द फंक्शन ऑफ द नर्व सिस्टम। फिर आपका अल्कोहल का निर्जलीकरण या अल्कोहल का ऑक्सीकरण, दोनों को ही याद करना है। अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, और अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करते हैं। फिर आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उत्फुलन है, विरंजक चूर्ण है, टेफ्लॉन है। इस तरीके का जो क्वेश्चंस की वर्ड है उनको आपको ध्यान में रखकर ये सारी टॉपिक्स को कवर कर लेना है। टंगस्टन बल्ब, CFL और LED बल्ब की तुलना करना है। ये आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो एटलीस्ट 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन बनने की तो पॉसिबिलिटी चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो वीक स्टूडेंट हो जाते हैं वहाँ पर 3 क्वेश्चन हो जाता है, और जो एकदम टॉपर बैच का जो स्टूडेंट होता है उसके लिए तो 5 क्वेश्चंस ईजी हो जाते हैं, और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ईजी है। फिर आपका है शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जहां पर आपको पढ़ना है कृत्रिम चयन किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा। कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में अंतर लिखिए। अनुकूलन किसे कहते हैं, किसी जीव का अनुकूलन और
चयन में भूमिका क्या होती है। इस तरीके से क्वेश्चन को बदल के दिया जाता है, पुराने साल के ही पेपर्स होते हैं। फिर आपके पीएच मान पर क्वेश्चन आएगा, जहाँ पर पीएच की वैल्यू आपको गिवन रहेगा, कोई सा भी पीएच वैल्यू दिया रहेगा, जहाँ पर आपको अम्ल पहचानना, क्षार पहचानना, या तो प्रबल अम्ल पहचानना, दुर्बल अम्ल पहचानना है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सबको आइडेंटिफाई करना है। अगर रेंज 1 से लेकर अगर 3 तक के हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। 3 से लेकर 6 तक के रेंज को बिलोंग करता है तो वो हो जाएगा आपका वीक एसिड। 8 से लेकर आपके 11 तक हो जाएंगे वो वीक बेस होंगे, और उससे अपर वाले होंगे तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होते हैं जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। तो इस तरीके से मेमोराइज करना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए, यही क्वेश्चन नहीं आ सकता। विशिष्ट ऊष्माधारिता के साथ साथ आपको लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा, रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व को भी आपको पढ़ना है। गुब्बारे को आग के पास लाने से फट क्यों जाता है, जो और भी चिंगारी वाले जो क्वेश्चंस आपको दिए गए उनको भी आपको तैयार कर लेना है। वह कौन सी गैस है जो श्वसन एवं दहन में सहायक होता है, तो ये एक आपको टाइटल घुमा दिया गया क्वेश्चन। श्वसन में जो सहायक होता है ऑक्सीजन है, उसकी प्रयोगशाला बनाने की विधि को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया, तो न्यूमेरिकल को एक सेपरेट वीडियो पर आपको कवर अप करेंगे, ताकि एक न्यूमेरिकल एक जगह पर जो सारे सेट पेपर पर पूछे गए उन न्यूमेरिकल को आपको प्रैक्टिस जरूर करा देंगे। उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है, उत्तल दर्पण के लिए आपको चिन्ह परिपाटी क्लियर होना चाहिए, कौन सा साइड पॉजिटिव, कौन सा साइड नेगेटिव, कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, 1/f वाला फॉर्मूला लगेगा कि आपका कुछ और वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उत्तल दर्पण की यहाँ पर फोकस दूरी को ज्ञात करना है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जहां पर आपको एक इंटरनल चॉइस जरूर क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अगर ये दोनों ही नहीं बन पाते हैं तो आपके 4 अंक हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना है कि आपको जिसको कुछ नहीं आता कम से कम कुछ तो लिख के आना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। तो इसमें आपका क्या क्वेश्चंस है, तो आधुनिक आवर्त सारणी, कुछ तो जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, हेनरी मोसले ने इसको प्रतिपादित किया था। मेंडलिप की आवर्त सारणी मेंडलिप ने दिया था, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं और मेंडलिप के आवर्त सारणी तक के 63 एलिमेंट ही ज्ञात थे। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ आ रहा है वो लिखना जरूरी है। फिर आपका दिया गया है ए और बी परमाणु, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, जिसको आप समझ गए तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ए और बी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन 3 कोषों में विभाजित है और इसके बाह्यतम कोष में 1 और 7 इलेक्ट्रॉन है। इन तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी में समूह संख्या और आवर्त संख्या आपको ज्ञात करना है। तो बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो समूह 1 को प्रदर्शित करेगा। अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अंतिम कोष में आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, वो सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, तब जाके बन पाएगा। और इस यौगिक का आपका अणु सूत्र भी बताना है कि इन दोनों से यौगिक भी बनेगा। एक अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो यहाँ पर आयनिक बंध बनेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रख के इन प्रश्नों को उत्तर लिखना है। अगर आप हमसे समझना चाहते हैं, ग्रुप जुड़ना चाहते हैं, तो ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, जाके ग्रुप को जुड़िए। क्लास 10 के लिए भी एक सेपरेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, टीचमेंट पर जाकर आप अपना लॉगिन करिए, इनरोलमेंट कीजिए, आपको सारी स्टडी मटेरियल्स वहाँ पर आपको मिलेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तनांक क्या है, इसके मात्रक व सूत्र लिखिए। एक व्यक्ति की लंबाई 160 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इनकी यूनिट्स और फॉर्मूला आना चाहिए। फिर आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए। फिर आपको दिया गया है ये 2 क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, और 100% जो
होगा आपको रेप्लिकेट करेगा। विद्युत मोटर का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, आप कमेंट पर पिन आउट कीजिए। अगर नहीं आता तो हम इसको इजी वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपको इजी बन जाएगा। नामांकित आरेख बनाना है, सिद्धांत लिखना है, कार्यविधि को समझाना है। विद्युत जनित्र का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नामांकित आरेख, सिद्धांत, कार्यविधि। ऐसे क्वेश्चन को नहीं है सिर्फ आप गाइड पर देख लिए और गाइड को पढ़ के आप समझ लेंगे, यहाँ तक कि मुझे नहीं लगता कि आप उतने कैपेबल है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट को नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं जिसको बिल्कुल नहीं आता। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे करेगा, क्या होता है, क्या करेंगे तो कैसे होगा, जैसे एक सोच का तरीका होता है वैसे इसका आंसर भी होता है। फिर आपको एक बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया गया, तो बायोलॉजी जिन बच्चों का अच्छा लगता है वो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ फर्टिलाइजेशन, ये तो बच्चे को पता होता है कि क्या होता है। व्हाट इज़ अ फर्टिलाइजेशन, निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से जो युग्मनज का निर्माण होता है उसी को निषेचन की क्रिया कहते हैं। इसमें दो युग्मकों का संलयन जरूरी है, एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। फिर आपको स्त्री जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र है। तो ये आपको क्वेश्चंस या आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जा सकता है। पुष्प का चित्र बनाकर उसमें नर और मादा जनन अंगों को दर्शाना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको दिया गया है, फिर एक मूल्य आधारित प्रश्न आएगा। माली के पास दो पौधे, एक लाल पुष्प वाला RR एवं दूसरा सफ़ेद पुष्प वाला स्मॉल RR, उसमें से संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में पौधे लाल पुष्प वाले क्यों प्राप्त हुए। तो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, जिसको बायोलॉजी आता है वो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण तो पता है, प्रभावी लक्षण वे होते हैं जो अपनी प्रथम पीढ़ी में अपने आप को प्रकट करते हैं और जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें प्रथम पीढ़ी में आपको सिर्फ वही पुष्प प्राप्त होंगे, लाल पुष्प प्राप्त होंगे। जो अप्रभावी लक्षण है वो सफ़ेद पुष्प है। तो इसमें किस नियम की पुष्टि होती है, तो एकल संकर क्रॉस का नियम, यानी कि मेंडल के प्रथम नियम की पुष्टि होती है। और रेखा चित्र के द्वारा इसको एक्सप्लेन कर देना आरेख बना के, तो ईजी है। मनुष्य में लिंग निर्धारण तो ऑलरेडी आपको लोगों को प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो मनुष्य में जो होता है 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स होता है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स होता है। जो स्त्री का जो सारे गुणसूत्र होते हैं वो ऑटो क्रोमोसोमल्स होते हैं, यानी कि समजात गुणसूत्र होते हैं। जो पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वो आपका 22 जोड़ा गुणसूत्र सेम होता है, जबकि 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है। वही सेक्स को डिटरमाइन करता है कि आने वाली जो संतानें होगी वो लड़का होगा कि लड़की होगा। तो ये सब चीज़ें XX क्रोमोसोम्स अगर फ्यूज़न होता है तो वहाँ पर आपका पॉसिबल ऑफ द चाइल्ड होगा, आपका वो होगा गर्ल्स होगा। और XY क्रोमोसोम्स का अगर फ्यूज़न होता है तो वहाँ पर आपका क्या होगा, बॉय होगा। ये याद रखेंगे ताकि आपको इजी आसानी से कर पाएंगे साइंस का पेपर। इस तरीके से समझ के करेंगे, रटना कोई चीज़ों को नहीं। फ्यूज जानते हैं, घरों में यूज़ किया जाता है, मेट्रो में लगा होता है और कई जगह इलेक्ट्रिक सर्किट में भी फ्यूज का यूज़ किया जाता है। कम गलनांक का तार होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, सीरीज यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको कनेक्टेड किया जाता है। जब ये अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये टूट जाता है, विद्युत परिपथ को सुरक्षित करते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। विद्युत धारा क्या होता है, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक होते हैं। विद्युत धारा को जो मापने का यंत्र होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर से मापा जाता है। अगर इसका मापने का जो यंत्र पूछा जाता है तो आपका अमीटर को यूज़ किया जाता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आपका रुधिर क्या है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ये तो आपको पहले से ही पता है। रुधिर कणिकाओं के नाम आपको बिल्कुल एकदम दिमाग के अंदर बैठ जाए। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स, रक्त प्लाज्मा, ये याद रख ले। तो रुधिर के कार्यों में भी आपको इसको बताना पड़ेगा कि लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो क्या करती है, रोगाणुओं से रक्षा करती है। आपकी जो कोशिकाएं होती है कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करती है। फिर आपका जो आ जाएगा रुधिर प्लेटलेट्स होता है वो थक्का जमाता है आपका। फिर आपका रक्त प्लाज्मा होता है जो प्रोटीन्स होता है, अमाइनो एसिड्स होता है, उनका जो परिवहन करता है, घुले होते हैं उसमें, और प्रोटेक्टिव लेयर्स का निर्माण करता है।
फिर आपका रक्त और लसिका में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त जो होता है वो लाल रंग का होता है, जबकि लसिका होता है वो रंगहीन होता है, हल्का पीला रंग का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ये आपका होता है रक्त वाहिनी में फ्लो होता है, ये आपका बता सकते हैं कि ये कोशिकाओं में फ्लो होता है। हीमोग्लोबिन के दो कार्य बताना है। तो ये आपके जो क्वेश्चन दिख रहा है बायोलॉजी के, यहाँ पर मुझे नहीं दिखता कि बायोलॉजी में किसी भी हार्ड टाइप के क्वेश्चंस को पूछा गया। आपकी क्या ओपिनियन है आप कमेंट पर सजेस्ट जरूर कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, सक्रियता श्रेणी को परिभाषित कीजिए। एक सर्वाधिक सक्रिय और एक कम क्रियाशील धातु का नाम लिखिए, यानी कि रिएक्टिव सीरीज के बारे में आपको बताना है। एंड कॉपर के दो अयस्कों का नाम बताना है। इसके इंटरनल पर पूछा गया, मिश्र धातु किसे कहते हैं। बहुत पता होगा, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर एक जो धातु प्राप्त होती है उसे को ही मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि अपन जानते हैं स्टेनलेस स्टील होता है, डोलामाइट्स होता है। इस तरीके के एग्जाम्पल, सल्फाइड के दो अयस्क के नाम, कॉपर के अयस्कों के नाम, आयरन के अयस्कों के नाम, ये सभी को आपको याद कर लेना है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। और अगला वीडियो आपकी क्लास 10 पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप कमेंट पर सजेस्ट जरूर करें। आप लोगों के लिए अगर सपोर्ट रहा तो ये आप लोगों के लिए कंटिन्यू 10th की सीरीज़ भी लॉन्च हो जाएगा। थैंक यू सो मच।